ताकि हमें जो थ्योरी है वो समझ में आए। इसका दो पार्ट में आप समझ सकते हो। मैं आपको बताऊं कि खोसला की जो थ्योरी है वो फोर्स कैलकुलेशन की है, अपलिफ्ट कैलकुलेशन की है, उसके बाद डिजाइन पोर्शन आता है। जो प्रेशर कैलकुलेशंस आता है, कौन से पॉइंट पे प्रेशर मतलब फोर्स, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम प्रेशर, जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो किसी भी स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहा है। तो इसमें जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के फ्लो में बनते हैं, उसमें सोइल के थ्रू पानी का मूवमेंट का स्टडी है खोसला का बेसिकली। तो ये इस लैपलेस जो लाप्लास इक्वेशन है उसके थ्रू उसने पूरा का पूरा समझाया, और समझाने के बाद इसके कुछ सॉल्यूशंस दिए। तो उस सारी चीजों को मिला के इसको बोलते हैं खोसला थ्योरी। खोसला की थ्योरी वैसे टिल डिजाइन, एंड डिजाइन तक जाना मुश्किल है। जितना हम जीटीयू का सिलेबस है उतना करेंगे। पूरा डिजाइन, जो खोसला का डिजाइन कंप्लीट करना, मेरे ख्याल से जीटीयू यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए बियॉन्ड सिलेबस है आपका। लेकिन जितना जरूरी है उतना तो करना ही है हमें, तो उतना ही हम करेंगे। तो थोड़ा पहले खोसला की बेसिक थियरी समझते हैं कि ये क्या है। तो डॉक्टर ए एन खोसला जिनका नाम था पूरा, इसमें ये कहते हैं कि जो आउटर फेसेस ऑफ शीट पाइल्स, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? मैं अभी आपको आता है कोई भी डायग्राम तो बताता हूँ कि आउटर फेसेस मतलब इनर फेस, जैसे कि शुरुआत का जो फेस है फिर ऊपर वापस फ्लो जाएगा, तो उसमें भी इन्होंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। लेन ने नहीं किया, ब्लिक ने नहीं किया, उन्होंने नीचे की जितनी डेप्थ थी उतना ही पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो उसको जो जो डेप्थ ऑफ द शीट पाइल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि जैसे पानी नीचे उतर रहा है वैसे ही ऊंचा चढ़ रहा है, तो डबल लेंथ मिल रही है, तो उतना लॉस हो रहा है ऐसा मानना जा रहा था ब्लिक की थ्योरी में और लेंस की थ्योरी में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आउटर फेसेस ऑफ शीट पाइल आर मोर इफेक्टिव। तो ये पहले उन्होंने कैसा किया, इंटरमीडिएट शीट पाइल इफ स्मॉलर देन द आउटर वंस वर इनइफेक्टिव। तो जो बीच वाली लाइन है शीट पाइल्स की वो लंबी डीपर होनी चाहिए कंपेयर टू द फ्रंट एंड द लास्ट रो, अदरवाइज द इंटरमीडिएट शीट पाइल्स आर नॉट इफेक्टिव, क्योंकि उसमें फ्लो जो लाइंस हैं वो अभी पता चलेगी कैसी। जो अंडरमाइनिंग ऑफ फ्लोर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल एंड, ये हमने अपने पाइपिंग में भी पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स में, लेकिन बेसिकली वो भी जो सॉइल मैकेनिक्स का पोर्शन है और जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का पोर्शन है, तो ये थियरी फ्लो नेट से ही जनरेट हो रही है, और जो हेड अनबैलेंस्ड रह जाता है एंड से ये इसका डेवलपमेंट हुआ है थियरी का, कि जो अंडरमाइनिंग ऑफ फ्लोर है कोई भी स्ट्रक्चर की जिसमें hydraulic flow is taking, what happens that it starts at the tail end, not the from the front end. पहले लोग ये सोचते थे कि ये पाइपिंग है जो आगे से शुरू होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर तभी पता चलता था जब ये फेल हो जाता था। इफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट द एग्जिट इज मोर देन द क्रिटिकल ग्रेडियंट, हम देखेंगे क्या है ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल ग्रेडियंट, जो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। सोइल पार्टिकल्स विल मूव विद द वाटर एंड लीड्स टू फेलियर। तो ये एक बेसिक थियरी का पार्ट था, इनका कंक्लूजन था खोसला का। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव रीजनेबली डीप वर्टिकल कट ऑफ एट द डाउनस्ट्रीम एंड टू प्रिवेंट अंडरमाइनिंग। तो ये जो चीज है खोसला ने प्रूव कर दी थी कि जब एट द एंड है जो जो हमारा अनबैलेंस्ड हेड रह जाता है, और वहां पे जो जो पानी का फोर्स है वो वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट लेके रखता है, तो वो अनबैलेंस्ड रह गया, तो वहां पे पाइपिंग अंडरमाइनिंग शुरू हो ही जाएगी, तो एक वर्टिकल कट ऑफ, डीपर कट ऑफ इज रिक्वायर्ड। तो ये यहाँ पे साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव करके बताया था। तो ये क्या है, खोसला की थ्योरी बेसिकली क्या है, कैसे कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो बेस, जो कांटेक्ट पीरियड है, जो कांटेक्ट फ्लोर का है वहां से फ्लो हो रहा है, इन्होंने कहा कंसीडर्ड फ्लो पैटर्न बिलो द इम्परवियस बेस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। फ्लो है वो चिपक के बेस से नहीं चलता, पानी जो है सोइल में से बहता है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑन द प्रीवियस फाउंडेशन
टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। क्या करने के लिए थ्योरी है ये? टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। उन्होंने अपलिफ्ट प्रेशर को ब्लिक ने क्या मान लिया था कि H जो अपलिफ्ट प्रेशर जो है, हमने जो अनबैलेंस्ड हेड है आगे और लास्ट में जाके हमने मान लिया था कि ये 0 हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली लीनियरली वेरी हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, फ्लो नेट को किया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर को इससे कैलकुलेट किया ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एग्जिट ग्रेडियंट। लेट्स सी। अभी ये जो इक्वेशन यहाँ पे है ये लैपलेस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 डिग्री में 5 फंक्शन जिसको फ्लो पोटेंशियल भी कहते हैं, डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। थर्ड डायमेंशन में जो फ्लो है वो हम नहीं मानते, क्योंकि जैसे मान लो कि फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन तो जो फ्लो की डायरेक्शन है वो है और एक वर्टिकल है, तो ये जो x डायरेक्शन है ये फ्लो की डायरेक्शन है और जो z डायरेक्शन है ये वर्टिकल डायरेक्शन है। जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन y हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि फ्लो जनरली doesn't take place in the transverse. There is mixing in the turbulent flow though transversely, but that can be in steady state we can omit the transverse movement of the water particles. तो जो लाप्लास इक्वेशन है 2 डायमेंशनल in x and z direction, this is second order differential equation, d square phi upon dx square d square phi upon dz square. Phi is the flow potential and that is equal to kh, that is kh. तो k is coefficient of permeability, आप ये कह सकते हो Darcy's coefficient of permeability, जो हम Darcy's equation में देखते हैं। तो phi is nothing but kh, k and h is the residual head at any point within the soil. तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा फ्लो नेट को डिस्क्राइब करता है, h फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। h is the essential residual head at any point within the soil. This is to be noted here. हालांकि आप लाप्लास इक्वेशंस को समझना या उसका सॉल्यूशन वी आर नॉट सीकिंग, इसके 2, 3, 4 टाइप के सॉल्यूशंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन जो खोसला ने सॉल्यूशन दिया था वो बहुत ही इजी दिया था। वो इजी सॉल्यूशन ही खोसला's थ्योरी है, क्योंकि फ्लो पैटर्न जो नीचे पानी जा रहा है और वो पानी प्रेशर डाल रहा है उसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट आप में से एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि पोर प्रेशर और अपलिफ्ट में क्या डिफरेंस है, तो वो मुझे याद नहीं है कौन किसने पूछा था, ओम ने या किसी ने पूछा था। तो जो पोर प्रेशर का डिफरेंस इसके साथ है, हमारा पोर प्रेशर और जो अपलिफ्ट है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि पोर प्रेशर जब हम ग्रेन्स की जो बीच में वॉइड होता है, वॉइड के अंदर जब फ्लूइड है या वाटर है, देन इट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ग्रेन, बट in this case uplift means when water starts seeping through, it's a continuous flow, then it exerts pressure in all direction, but one component is upward and that is uplift. Are you getting this? When water starts seeping through the soil media, then one component of that seeping water exert force and one component is vertically upward towards the structure, say dam structure or weir foundation. That is uplift. And what is soil pore pressure? Soil pore pressure is pressure exerted by the water in saturated soil or partially saturated soil to its grain, and it's like it acts 360 degree, and we distribute this component as per our requirement that we are considering the vertical component or horizontal component. So I'll show you that sketch also here. Down 2-3 slides here from this. So this Laplace or Laplacian equation, this steady seepage in a vertical plane. Only we are choosing vertical plane for a homogeneous soil can be expressed by this equation, and this equation can be drawn like this. This phi function represented by 2 set of lines. तो एक लाइंस है जो फ्लो यहां से जो पास हो रहा है वो
ये यहाँ से जाके यहाँ निकल रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने ये लाइंस पहले भी देखी होगी। तो कोई भी स्ट्रक्चर में, जैसे आपने अर्दन डैम में देखा होगा फ्रीटिक लाइंस टॉप पे देखी थी, तो वो भी सीपेज था, उसमें ऊपर स्ट्रक्चर नहीं था, सीधा ही सोइल फॉर्मेशन है, उसके थ्रू पानी का मूवमेंट है, वाटर इज सिपिंग थ्रू द सोइल डैम और द अर्दन डैम। Here, the formation is below the structure and seepage is taking place below the foundation. And जो ये स्ट्रेट लाइंस है जो जा रही है, ये कहीं ना कहीं जाके निकल जाएगी बाहर, एंड दे डू नॉट लाइक एडहेयर टू द बॉटम ऑफ दिस फ्लोर हियर, एज ब्लिक सेड कि पानी ऐसे एडहेयर होके चल रहा है। नो, दैट इज नॉट द केस। नाउ द सेकंड सेट ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइंस। ये सारी जो थी ये फ्लो लाइंस हो गई या स्ट्रीम लाइंस हो गई। इनके परपेंडिकुलर जो ये लाइंस हैं, आप जानते हो, दीज आर दी equipotential line. If you insert piezometer like this up onto any equipotential line, on any equipotential line here, then the water will rise into this piezometric tube up to the same level. तो यहां से भी, यहाँ इसका जो हेड है इतना है, यहाँ पे भी हेड इतना है, यहाँ पे भी हेड है। तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे इंसर्ट करूं ए बी के बीच में, और यहाँ पे पीजोमेट्रिक ट्यूब इंसर्ट करूं A1, A2, A3 एंड अप टू B, देन सब की सब पीजोमेट्रिक ट्यूब में वाटर सेम पॉइंट पे राइज करेगा, मतलब इक्वल पोटेंशियल होगा। तो AB जो लाइन है, दैट रिप्रेजेंट्स ए लाइन ऑफ इक्वल पोटेंशियल। Likewise, CD also represents a line of equal potential, and all these equipotential line cut the streamlines almost on 90 degree. To draw this, you might have seen in fluid mechanics that when we draw the flow net, then they should cut orthogonally. तो ये जो लाइंस हैं देखो ऑर्थोगोनल, और ये इक्विपोटेंशियल लाइंस, और ये फील्ड बनता है जिसमें से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फ्लो इज टेकिंग प्लेस, हाउ मच वाटर इज गोइंग थ्रू और हाउ मच फ्लूइड इज पासिंग थ्रू दिस फील्ड्स। तो ये स्ट्रीम लाइंस और ये फ्लो लाइंस के सेट को, इसको फ्लो नेट कहते हैं। एंड फ्लो नेट इज नथिंग बट ए ग्राफिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द खोसला टू सोल्व दिस लाप्लास इक्वेशन, अदरवाइज सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट। जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशन न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं, they are hard and difficult. Nowadays computers are available and computational methods are available to solve those, but to understand this flow net give us a better insight into the Laplace equation कि कैसे इसका जो हेड लॉस है, जो लिग ने माना था कि लीनियर है, वो हेड लॉस लीनियर नहीं है। देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से सर्टेनली थोड़ा हेड रिड्यूस हुआ। एवरी फ्लो लाइन रिप्रेजेंट सर्टेन लॉस ऑफ हेड, जैसे होता है ना 100 का, 99 का, फिर 98 का, फिर 97, 96, 95 and so on. You draw contours with a fixed interval. Likewise, this AB line is a equipotential line. The next drop of head is onto this, and next drop is here, next drop is here, and beyond here, you know, यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्टेंस है, there is lesser head loss. हम head loss को, otherwise that head loss become a nuisance onto the structure. तो यहाँ पे कोई देखो, यहाँ शीट पाइल नहीं है, पहला यहाँ पे शीट पाइल है, या तो कट ऑफ बोल सकते हो, since this is a concrete structure here, so this cut off at the upstream, this is cut off at the downstream. So loss of head is taking place tremendously onto these two structures. They are very concentrated head loss over here, and in the middle portion there is no cutoff provided. If we need to provide, as per Khosla, it should be deeper than the upstream and downstream portion of the cutoff. This मित समझ में आ रही है ना बातें? Yes, sir. Yes, sir. पहुंच रही है ना आवाज? हाँ सर। ओके ओके ओके। ओम, तुम्हारे तक आवाज भी पहुंच रही है कि नहीं? यस सर। कंफर्टेबल कुछ लगे तो पूछ लेना, क्योंकि आज तुम लोग कम हो तो इजीली एक दूसरे से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे।
ये खोसला की थ्योरी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप हमारे सिविल इंजीनियर्स ज्यादातर जीपीएससी क्लियर करके डिफरेंट जो लाइन डिपार्टमेंट है उनमें जॉब मिलता है, और हर किसी भी डिपार्टमेंट में खोसला का जो यूज है, थियरी का यूज है, वो बहुत ही अच्छा यूज है, होता ही है ज्यादातर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां से ड्रॉप होते होते यहाँ पे सीडी पे यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, हेड बचना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना हेड बचा हुआ है? H हेड बचा हुआ है। तो दिस शुड बी सेफ इनफ, this should not be detrimental, it should not be more than the saturated weight of soil। यहाँ पे ये एग्जिट ग्रेडियंट कहाँ होगा? एग्जिट पे। कहाँ पानी एग्जिट हो रहा है? यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं, ग्रेडियंट तो है ही, देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो हर जगह पे ही, यहाँ पे भी ग्रेडियंट है H/L। यहाँ पे कितना H1 बाई पूरा का पूरा ग्रेडियंट देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक का, तो जितना हेड है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ विल गेट H/L ग्रेडियंट। बट यहाँ पे दिस H शुड बी 0, दिस 0 one thing, or if there is residual head it should not be more than the saturated weight of the soil particle यहाँ पे है। यदि उससे ज्यादा है तो क्या होगा? वो सोइल पार्टिकल निकल के चला जाएगा। तो this WS, the saturated weight of the soil, should be equal to the residual head. This is a critical position, and this, if critical position exist करती है तो न तो वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, न क्रिटिकल कंडीशन में थोड़ा सा ज्यादा होते ही वो सोइल पार्टिकल डिटेच होके बहने लगेगा पानी में। और यदि वो इससे यदि H कम है तो ये सोइल पार्टिकल यहाँ पे स्टेबल, तो पाइपिंग आपकी चालू नहीं होगी। तो ये एक फंडामेंटल रूल है कि पाइपिंग यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में एग्जिट पे, ये एग्जिट कहाँ पे है? यहाँ पे फ्लोर खत्म होता है, वहां पे फ्लोर के बाद यहाँ पे हमने यदि थोड़ी बहुत एप्रन लगा रखा है, टेलस यूज किया हुआ है, फिल्टर लगा रखा है, तो उसके बाद, लेकिन यहाँ पे तो लगाया हुआ नहीं है, तो दिस इज एग्जिट, जस्ट एग्जिट। तो एग्जिट ग्रेडियंट कहाँ पे? ऑन टू द एग्जिट। तो जो जो प्रेशर है वो यहाँ पे इट शुड नॉट बी मोर देन द वेट, द सैचुरेटेड वेट ऑफ द सॉइल। तो अभी आपका देखो जो हमने अभी डिस्कस किया था वही यहाँ पे मेंशन है। अभी इस डायग्राम में मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं कि पाइपिंग कैसे दैट हैपेंस द केस ऑफ पाइपिंग। तो ये यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टडी स्टेट है, पानी जो है एग्जैक्टली वियर के टॉप लेवल तक है और ओवरफ्लोइंग नहीं है। ओवरफ्लोइंग हो तो वेरिएबल हेड हो जाता है। यदि ये फ्लडिंग सिचुएशन है, ऊपर से पानी जा रहा है, तो दैट इज, तो हम अज्यूम कर लिए यहाँ पे स्टडी स्टेट है और यहाँ से फ्लो जो है सीपेज फ्लो है दैट इज टेकिंग प्लेस। और जैसे सीपेज फ्लो है यहाँ पे फोर्स लगाती है ये स्ट्रीमलाइन से, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन टू व्हाट? द सॉइल पार्टिकल्स। जैसे सीपेज है, पानी का फ्लो है, काइनेटिक एनर्जी भी है उनमें, तो वो फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज नथिंग बट फाइव फंक्शन हमने देखा ना, जो के एच, वही फोर्स है। एफ फाइव फंक्शन जो देखा था के एच, तो वो फोर्स है और ये यहां से निकल के आ जाता है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन अभी क्या है? डाउनवर्ड है। तो इसका जो सैचुरेटेड वेट है वो भी डाउनवर्ड है और फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से पाइपिंग नहीं चालू होने वाली। लेकिन जैसे ये पानी चल के धीरे 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 आगे चलता है और डाउनस्ट्रीम में कहीं निकलता है तो क्या होता है? ये फोर्स की डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होती है। अभी डाउनवर्ड है, अभी अपवर्ड होने लगती है। तो कोई भी एक पार्टिकल आप ले लो, यहाँ पे पार्टिकल ले लो, तो ये डाउनवर्ड है और फोर्स भी ऑलमोस्ट डाउनवर्ड है। लेकिन मिड पोजीशन से, यहाँ पे मिड पोजीशन के बाद यदि ये पार्टिकल पकड़ू मैं, जहां पे मेरा कर्सर अभी आपको दिख रहा है, तो ये वेट तो डाउनवर्ड है जो सैचुरेटेड वेट है, लेकिन फोर्स इज हैविंग ए लिटिल बिट अपर डायरेक्शन। तो एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। लेकिन जब एग्जिट पे जाएंगे हम, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जब एग्जिट पे जा रहे हैं हम, यहाँ पे ये वाला एग्जिट पोर्शन है यहाँ पे, तो इस एग्जिट पे क्या है कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कंप्लीटली वर्टिकल हो गया है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है,
तो वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिट्रीमेंटल हो जाता है ये फोर्स। तो ये WS जो इसका जो पार्टिकल का वेट है, सोइल का वेट है, सेचुरेटेड वेट है, वो इक्वल रहा तो ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन है। यदि ये सोइल का जो वेट है वो इस फोर्स से कम हुआ तो यहाँ से बॉइलिंग चालू हो जाएगी। बॉइलिंग का मतलब सोइल पार्टिकल फ्लो के अंदर जाना चालू हो जाएगा और यहाँ से पार्टिकल्स निकलना चालू हो जाएंगे, इसी को कहते हैं अंडरमाइनिंग। तो इसको धीरे धीरे ये सोइल पार्टिकल्स मूव होते रहेंगे और ये टनल जैसी चीज बन जाएगी। ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा का पूरा पोर्शन है, यहाँ से सोइल पार्टिकल्स निकलते 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 यहाँ तक पहुंच जाएंगे और यहाँ ये पूरा का पूरा जो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा या कैविटी क्रिएट हो जाएगी और ये जो स्ट्रक्चर है वो सबसाइड हो जाएगा। सबसिडेंस से क्या होगा, ये रप्चर से फेल हो जाएगा, ये रप्चर से फेलियर बिकॉज ऑफ द रप्चर, बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो दिस इज हाउ we could understand the Kosla's theory. The main principles. जो हमने अभी थियरी में डिस्कस किए हैं, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑन डायग्राम्स, वो ही यहाँ पे टेबुलेटेड पॉइंट है। सीपेज वाटर एक्सर्ट फोर्स ये हमने देखा, फोर्स F, अपवर्ड कंपोनेंट हमने देखा, काउंटर बैलेंस करता है किससे, the upward component of this force should be counterbalanced by submerged weight of the soil. फिर maximum disturbing tendency at the exit ये हमने देखा था लास्ट में आपका। अभी देखिए आप और कुछ एक एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में समझते हैं थियोरेटिकली, जो हमने अभी डायग्राम पे देखा था। फॉर सोइल्स soil grain to remain stable, submerged weight जो WS है of the soil should be more than the upward disturbing force F. So the disturbing force at any point is proportional to the gradient of pressure of water. Gradient of pressure क्या होता है? Pressure is P if, then you could say dP by dL, isn't it? So the disturbing force at any point is proportional to the gradient, जो force F है, that is proportional to dP by dL. F you can write proportional to dP by dL. So this gradient of pressure of water at the exit end is called the exit gradient. Very simple. अभी आप इस चीज को नाम हमें समझ में नहीं आती, बहुत बार हम exit gradient क्या है, the gradient, exit gradient is gradient क्या है, dP by dL. The exit gradient, this gradient of pressure dP by dL of water at the exit end is called the exit gradient. It should not be more than the submerged weight of the soil, exit gradient. So in order the soil particle at the exit remain stable, the upward pressure at the exit should be safe. In other words, the exit gradient should be safe. ये सारे के सारे these are the points which have been proven by the Khosla from the flow. You can say these are the conclusions of the solution of the Laplace equation, d square phi upon dx square plus d square phi upon dz square. एक वर्टिकल प्लेन में फ्लो को हम एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज किया जा सकता है लाप्लास इक्वेशन से। लाप्लास इक्वेशन रिप्रेजेंट्स the flow pattern and we are solving the Laplace, the Khosla has solved the Laplace equation pictorially, graphically, and these are the conclusions of the Khosla's experimentation. Okay, this exit gradient is said to be critical when upward disturbing force on the grain is just equal to the submerged weight of the grain at that exit. तो वो critical होगा। अभी हम सीधी factor of safety ले लेते हैं, कितना? If we take the factor of safety equal to 4 to 5 is used, the exit gradient can then be taken as safe. उसको gradient को कहते हैं safe exit gradient. Okay, the submerged weight WS of a unit volume of soil is all can be given like this, that gamma W1 minus N GC minus 1 या SS minus 1.
specific gravity minus the submerged weight of the soil from the soil mechanics. ये सिंपल फॉर्मूला soil mechanics का आपको याद होगा, gamma W unit weight of water 1 minus n represent the porosity of the soil, n 0.4 लेते हैं हम, जो रिवर सोइल होती है उसकी 0.4 होती है पोरोसिटी, और जो SS है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी इन केस ऑफ रिवर, क्योंकि जहां पे ये रिवर बना हुआ होता है, रिवर में बना होता है, तो SS इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी लेते हैं रिवर सैंड की? 2.65, और कंक्रीट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी लेते हैं? 2.4. स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वेट मिल जाएगा ऑफ द, इसका मिल जाएगा. तो ये है सबमर्ज्ड वेट. सबमर्ज्ड वेट मतलब ऑफ द सोइल, गामा W को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस n SS माइनस 1. अभी क्रिटिकल कंडीशन में हमने देखा वहां पे लास्ट डायग्राम में खोसला का जो एक्सप्लेनेशन था, फॉर ए क्रिटिकल कंडीशन टू एग्जिस्ट द अपवर्ड फोर्स F should be equal to the submerged weight of the soil, and force, this upward force is nothing but dP by dl, और P क्या है? P, what is force here? Gamma W times H. phi क्या था? K times H. phi क्या था? phi function, potential function क्या था? K times H, and this is pressure function. P is equal to gamma W unit weight of times H is the residual head at a point. So what is this? F is the pressure, and the F pressure gradient at a point is dP by dl gamma W T. So if you solve this equation, F जो पिछले स्लाइड पे हमने लिखी हुई थी इक्वेशन कि क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट के टाइम पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, अपवर्ड फोर्स और द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल. तो इन दोनों को हम dP by dl, F को dP by dl लिख सकते हैं, WS को गामा W 1 minus S G minus 1, G is the specific gravity और GC is the specific gravity और SS is the specific gravity. तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं. P को हम गामा W H लिख सकते हैं क्योंकि P is equal to गामा W H. ये इक्वेशन आपको याद होगा, ये लास्ट इक्वेशन, यहाँ भी प्रेशर ग्रेडियंट एट ए पॉइंट F is equal to dP by dl and P represents this gamma W H. जो प्रेशर है वो कितना हो, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी आप गिनते हो तो कितना होगा एट ए पॉइंट, गामा H टाइम्स द अनबैलेंस्ड हेड. तो ये यहाँ पे लिया तो गामा W बाहर निकाल दिया इसको यहाँ से, तो DH by DL, और यहाँ से गामा W 1 minus n, तो गामा W दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, DH by DL is equal to 1 minus n G minus 1. अभी मैंने आपको बताया ये सैंड के लिए 2.65 होती है, और n जो पोरोसिटी है रिवर सैंड के लिए 0.4 होती है. ये दोनों वैल्यू आप जब यहाँ पे रिप्लेस करते हो G और n में, तो आपका DH by DL क्या आता है? 0.99 या इक्वल टू 1 आता है. मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है. देखो DH by DL क्या है? ये प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ये क्या है? dP by DL क्या है? ये प्रेशर ग्रेडियंट है. दोनों चीजें अलग है. प्रेशर ग्रेडियंट में आपका गामा W आता है, जो आपका जो वाटर का यूनिट वेट है वो आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके DH by DL comes out to be 1. So in case of the seepage flow, the critical gradient 1. This is critical gradient. If you want to make it safe, then you need to a factor of safety 4 to 6 or 4 to 7 for different soils. So 1 by 4 times 1 means 1 by 4 to 1 by 7 इनकी सेफ वैल्यूज रहती है. वो इस तरह से आप लिख सकते हो कि सेफ एग्जिट ग्रेडियंट. पिछली बार हमने क्या देखा था? एग्जिट ग्रेडियंट. फिर हमने क्या देखा? क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट. अब हम पढ़ रहे हैं सेफ एग्जिट ग्रेडियंट, कि जब हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा. अब हम पढ़ रहे हैं सेफ एग्जिट ग्रेडियंट. तो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट को मतलब क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दें, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.4 से लेके 1.7 तक वेरी करता है. जो सिंगली करके एक सोइल थी जो नॉर्दर्न इंडिया में जहां पे खोसला जी काम करते थे, वहां पे ये दिस काइंड ऑफ सोइल वाज फाउंड. तो देयर फॉर सिंगली काइंड ऑफ सोइल इट इज
1/4 to 1.5, coarse sand है तो 1/5 to 1/6, and for fine sand this is 1/6 to 1/7. इतना factor of safety लेना पड़ता है. तो आप का जो gradient है DH/DL will be, if you write की safe exit gradient, then these are the value of safe exit. Critical exit gradient for river sand is 1. Okay, I think now that one is clear to you. आज का ये लास्ट स्लाइड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है. उसके बाकी स्लाइड्स मैं नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाऊंगा, जो खोसला का थोड़ा सा और पोर्शन बाकी. हाँ, तो मैं इसमें जब आपको समझा रहा हूं तो ये चीज समझने आने के बाद अब दो चीजें हैं जो डॉक्टर खोसला ने दी थी. एक दी थी आपको, द थिकनेस ऑफ द फ्लोर शुड बी एडिक्वेट टू रेजिस्ट द अपलिफ्ट प्रेशर. द अपलिफ्ट प्रेशर एट एनी पॉइंट, the uplift pressure head at any point is PH, uplift pressure H, HS by pi cos inverse 2x by B. ये equation uplift pressure का at any point, where HS is the seepage head and B is the horizontal distance between entry and exit points of impervious floor. मतलब impervious floor आप ले रहे हो ये यहां से यहां तक, तो ये B है. यदि मैं आपको यहां से यहां तक दूं, यहां दिखाऊं, तो ये यहां से लेके यहां तक का horizontal distance, straight distance is B. जो straight horizontal distance है वो B लेना है. And HS क्या है? सीपेज हेड, जो सीपेज हेड मिल रहा है. B is the horizontal distance. एग्जिट ग्रेडियंट जो है, एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला है वो एग्जिट ग्रेडियंट एट GE. इसको he has defined notation, used notation this GE, exit gradient G at exit GE. HS again the seepage head divided by pi 1 upon D root of lambda. So this is the expression come out by derived by Khosla, empirical equation by the Khosla given for the gradient at exit, whereas lambda is 1 plus root of 1 plus alpha square by 2. Again alpha is nothing but B by D. B by D. D is the sheet pile, depth of downstream sheet pile at the exit. D is the depth of sheet pile, and B, you know, the horizontal distance between entry and exit, which I have shown here. So there is no point of confusion. The notations and the variables are one by one. Alpha is nothing but B by D. And lambda is nothing but 1 plus root of 1 plus alpha square by 2, and G is HS by pi 1 upon D. D again the same thing here, root lambda. So this is equation. So GE exit gradient is related to what? Indirectly you could say the exit is related to HS, the seepage head divided by the sheet pile at the downstream, and again lambda is nothing but it's a correlation between B and D, total length of the floor and the depth of the sheet pile. So from this equation we can say the Khosla has given the relation or design of the floor as well as the downstream sheet pile to keep the seepage head under control so that the piping is not or failure of the structure is not taking place. But how the uplift pressure he has calculated like this. Now look at this sketch.
this sketch, this subsoil, the gradient line, subsoil gradient line by Khosla's theory. Excess pressure has been calculated by Blig here. This is how you could see. Subsoil hydraulic gradient line. Subsoil means the residual head, जो हम कहते हैं ना इतना हेड लॉस हुआ तो धीरे धीरे लॉस होता होता एग्जिट पे 0 हो जाना चाहिए. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो कैलकुलेट सबसॉइल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ब्लिग्स थ्योरी में ये स्ट्रेट ऐसे जा रही है. देखो ये ऐसे जा रही है. ये डॉटेड लाइन जो है ये ब्लिग ने कैलकुलेट की थी कि कैसे लॉस हो रहा है. हेड का लॉस यहाँ से इतना था 100% था तो यहाँ जाके 0 हो गया, यहाँ पे जाके 0 हो गया. तो उसने ये कहा जब ये जो खोसला का कैलकुलेशन है ये अपलिफ्ट का यहां से इक्वेशन से इस इक्वेशन से ये कोसाइन वेरिएशन है तो ये यहाँ पे इतना इसका अपलिफ्ट प्रेशर है और यहाँ पे जाके ज्यादा हो रहा है, एक्सेस प्रेशर हो रहा है. कहाँ पे? एग्जिट पे. इसीलिए वहां से पाइपिंग चालू हो रही है. तो ये कोसाइन जो साइन है ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है कोस इनवर्स that we have more residual pressure onto the downstream. जो ये फ्लोर हम मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से फ्लोर आधे के बाद जितना रेजिडुअल प्रेशर जो हम खोसला से निकाल रहे हैं तो क्या हुआ उसने डिजाइन तो किया ब्लिग ने, लेकिन ब्लिग ने स्ट्रेट डिजाइन किया तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है. जो अपस्ट्रीम पोर्शन है वहां पे थिकनेस की जरूरत नहीं है और यहाँ ज्यादा थिकनेस की जरूरत है. जब भी खोसला की थियरी से आप डिजाइन देखेंगे तो डाउनस्ट्रीम मतलब जब वियर का है उसके पीछे जो थिकनेस है फ्लोर का दैट इज रिक्वायर्ड मोर बिकॉज यहाँ पे है ही नहीं, इतना थिकनेस की जरूरत नहीं है, प्रेशर इज लेसर. एंड जब इससे डिजाइन हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो डिजाइन हुए वो स्ट्रक्चर काफी स्टेबल है. तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी डिजाइन और ये इक्वेशन भी आपको समझ में आई होगी. मैं एक बार इसको हटा के फिर से आपको थोड़ा सा देखता हूं कि आप तो कोई क्वेश्चन है तो